हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एटॉमिक स्ट्रक्चर का नेक्स्ट मॉडल पढ़ते हैं, बोर्स मॉडल। अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं दो मॉडल्स, एक थॉमसन मॉडल और सेकंड अपने पास रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल का सबसे बड़ा ड्रॉबैक था स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन नहीं कर पाना, क्योंकि अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड electron revolve around the nucleus by using its own energy, so that's why finally atom will collapse। यहीं से बोहर्स मॉडल की स्टार्टिंग करेंगे हम। नील्स बोहर ने ये मॉडल दिया, लेकिन एक जो पहला मैं सेंटेंस लिखूंगा बोहर्स मॉडल में, बेस्ड ऑन प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, बेस्ड ऑन प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो सबसे पहले हमको ये प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या है, हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, देन हम बोर्स मॉडल को एक्सप्लेन करेंगे। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी एटम की स्ट्रक्चर को नहीं एक्सप्लेन कर रही है, बट बोर्स मॉडल which explain the structure of atom is used this theory, so that's why we need first to explain Planck's quantum theory which is used in Bohr's model। बात समझ में आ रही है? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का एटम की स्ट्रक्चर से कोई लेना देना नहीं है, ये कोई मॉडल नहीं है। मॉडल तो अपने पास कौन सा है? बोर्स मॉडल। मॉडल तो अपने को पढ़ना है बोर्स मॉडल, but Bohr used a concept given by Planck और Planck's quantum theory। बोहर ने इस प्लैंक्स की क्वांटम थ्योरी का एक पॉइंट, एक कंसेप्ट यूज किया, इसलिए पहले हमको प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, देन हम क्या पढ़ेंगे? बोहर्स मॉडल। इट मीन्स आज का जो अपना टॉपिक स्टार्ट हम करेंगे वो पहले प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को स्टार्ट करेंगे, देन हम बोर्स मॉडल को स्टडी करेंगे। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी की अगर बात करते हैं तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के पहले अगर बात करें 1900 के पहले अगर बात करते हैं, तो उससे पहले जो लाइट की नेचर थी, वो लाइट की नेचर क्या मानते थे कि इट इज कंटिन्यूअस, द नेचर ऑफ लाइट इज कंटिन्यूअस। ये जो सन से अपने पास लाइट आ रही है या किसी भी लाइट सोर्स से अपने पास लाइट आ रही है, इसकी नेचर कैसी है? कंटिन्यूअस। लेकिन फर्स्ट टाइम थ्रू एक्सपेरिमेंट्स प्लैंक ने शो किया या प्लैंक ने प्रूव किया कि जो लाइट की नेचर है वो कैसी है? डिसकंटिन्यूअस। लाइट इज नॉट कंटिन्यूअस। और एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू इसने प्रूव किया कि लाइट इज मेड अप ऑफ स्मॉल एनर्जी पैकेट्स। ये जो अपने पास सन से लाइट आ रही है, किसी भी लाइट सोर्स से लाइट आ रही है, ये दिखने में हमको कैसी दिखती है? कंटिन्यूअस। हम इसको अपनी आईज से क्या नहीं कर सकते? इस तरीके से डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं देख सकते। तो अपने को लगता है कि ये जो लाइट आ रही है कंटिन्यूअस आ रही है, लेकिन प्लैंक ने थ्रू एक्सपेरिमेंट प्रूव किया कि जो दिख रही है अपने को कंटिन्यूअस लाइन या कंटिन्यूअस नेचर ऑफ लाइट, ये एक्चुअल में कंटिन्यूअस ना होके डिसकंटिन्यूअस नेचर की है और स्मॉल एनर्जी पैकेट से मिलके बनी हुई है। लाइट इज मेड अप ऑफ स्मॉल एनर्जी पैकेट्स, और इन स्मॉल एनर्जी पैकेट्स को प्लैंक ने क्या नाम दिया?
क्वांटम और क्वांटा, क्वांटम और क्वांटा। बाद में इन्हीं स्मॉल एनर्जी पैकेट्स जिनको प्लैंक ने क्वांटा कहा या क्वांटम कहा, बाद में इनको अपन बोलने लगे फोटोन। प्लैंक proves the discontinuous nature of light. According to Planck's theory, Planck's quantum theory, light is made up of small energy packets which are known as quantum or quanta or photon, having velocity is equal to velocity of light. Velocity of photon is equals to velocity of light. क्लियर है? थ्योरी प्लैंक के अकॉर्डिंग पहला पॉइंट, अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, फर्स्ट पॉइंट, लाइट इज डिसकंटिन्यूअस इन नेचर, ये फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, light is made up of small energy packets known as photons or quantum or quanta. Clear? This smallest energy packet is not further divided. It means ये smallest है, इसको आगे अपन further divide नहीं कर सकते। Clear है? Next point उसने बोला कि जो energy of photon, energy of एनर्जी पैकेट या क्वांटम, एनर्जी ऑफ फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट और रेडिएशन विच इज यूज्ड फॉर द स्टडी। फर्स्ट पॉइंट, लाइट इज डिसकंटिन्यूअस इन नेचर। सेकेंड पॉइंट, लाइट इज मेड अप ऑफ मैनी small energy packets, known as photon. Energy of photon is directly proportional to frequency of light, यानी energy of photon is directly proportional to frequency of light. इसको बोलते हैं न्यू, NU, ये जो सिंबॉलिक फॉर्म है 10th क्लास में पढ़ा होगा। ऐसे सिंबल अपन जो बनाते हैं, इस सिंबल को बोलते हैं न्यू। ठीक है? तो एनर्जी ऑफ फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। प्रोपोर्शनल का अगर साइन हटा दें तो एक कांस्टेंट आएगा H। ये क्या है? H क्या है? कांस्टेंट। इस कांस्टेंट को क्या कहते हैं? प्लैंक्स कांस्टेंट। क्लियर है? ये अपने पास हो गई एनर्जी ऑफ फोटोन इक्वल्स टू H न्यू। अगर मैं कहना चाहूं एनर्जी ऑफ लाइट, एनर्जी ऑफ लाइट और रेडिएशन विच इज यूज्ड इन दिस एक्सपेरिमेंट, तो एनर्जी ऑफ लाइट हैविंग n फोटोन्स, तो एक फोटोन की एनर्जी अपने पास आ गई E इक्वल्स टू H न्यू। तो एनर्जी ऑफ लाइट हो जाएगा E इक्वल्स टू NH न्यू, जहां पे N क्या है? नंबर ऑफ फोटोन्स। तो एक फोटोन की अगर एनर्जी H न्यू, तो N फोटोन्स की एनर्जी कितनी होगी? NH न्यू।
क्लियर है? ये अपने पास प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी कंप्लीट हो गई। अब यहाँ ये जो प्लैंक्स कांस्टेंट है इसकी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, बिकॉज ये आगे अपने यूज आएगी। मैंने कहा इस एच को अपने बोला प्लैंक्स कांस्टेंट। अगर बात करते हैं E इक्वल्स टू एच न्यू में, H इक्वल्स टू हो जाएगा E अपॉन न्यू, ये बस न्यू नीचे आ गया। E अपने पास होता है एनर्जी किस में, जूल में। न्यू अपने पास फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी अपन लेंगे पर सेकंड, तो H की यूनिट हो गई जूल इनटू सेकंड। अब मैंने बोला इसको है कांस्टेंट, तो इस कांस्टेंट की वैल्यू है 6.62 इंटू 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड। ये वैल्यू हमको लर्न करनी पड़ेगी, क्योंकि कई बार हम इस वैल्यू को न्यूमेरिकल में यूज़ करेंगे। तो H प्लैंक्स कांस्टेंट इक्वल्स टू 6.62 इंटू 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड। दिस इज ऑल अबाउट प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। अब आज का जो अपना टॉपिक है बॉर्स मॉडल, उसकी बात करते हैं। बॉर्स मॉडल गिवन बाय नील्स बोर। Bohr's model is a combination of classical physics or mechanics and quantum mechanics. क्लासिकल मैकेनिक्स एंड क्वांटम मैकेनिक्स। अगर बात करते हैं कि ये क्लासिकल मैकेनिक्स क्या है, तो ये जो तुम फिजिक्स पढ़ते हो, ये कंप्लीट जो फिजिक्स अपने पास है उसमें इस क्लासिकल मैकेनिक्स को एक्सप्लेन करते हैं हम पार्टिकल्स के लिए, कि पार्टिकल या कोई कार या कोई ऑब्जेक्ट कितनी स्पीड से जा रहा है, कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, किस एंगल पे जाएगा, कैसे रिवॉल्व होगा। ये सब जो अपन बात करते हैं फिजिक्स के अंदर, वेलोसिटी, डिस्टेंस, एक्सेलरेशन, पोजीशन, एंगल, ये सब अपने पास आएगा क्लासिकल मैकेनिक्स में। जैसे मैं कहता हूँ कि मैंने एक पत्थर किसी फोर्स से फेंका, तो वो पत्थर कितना डिस्टेंस कवर करेगा। या मैं कह दूँ एक मूविंग कार है जिसकी स्पीड अपने को गिवन है, टाइम अपने को गिवन है, तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। ये एग्जाम्पल्स अपने पास क्लासिकल फिजिक्स में आएंगे और वहाँ हम डिस्कस करेंगे इस क्लासिकल मैकेनिक्स या क्लासिकल फिजिक्स को। तो इसका यूज़ करा बोर ने, साथ में क्वांटम मैकेनिक्स। अब ये क्वांटम मैकेनिक्स क्या होती है, जो अभी अपन प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में स्टडी कर चुके हैं। क्वांटम मैकेनिक्स की स्टार्टिंग करी किसने, प्लैंक ने। वहीं से स्टार्ट होता है क्वांटम मैकेनिक्स, मीन्स रिलेटेड विथ लाइट, रिलेटेड विथ फोटोन, नोन एज
क्वांटम मैकेनिक्स। क्लियर है? इन दोनों थ्योरीज को किसने मिलाया अपनी थ्योरी के लिए? बोर मॉडल ने। जैसे मैं अगर बात करता हूं क्लासिकल मैकेनिक्स का जो पार्ट यूज करेगा ये, वो है एंगुलर मोमेंटम। ये क्लासिकल मैकेनिक्स का पार्ट है। मोमेंटम आप लोग पढ़ के आए हो 9th और 10th क्लास में। वो लीनियर मोमेंटम है, P इक्वल्स टू m इंटू वी। क्लियर? मास इंटू वेलोसिटी इज नोन एज मोमेंटम। ये लीनियर मोमेंटम है। स्ट्रेट लाइन के अंदर अपन बात करते हैं जब। क्लियर है? लीनियर मोमेंटम, लीनियर। ये 9th क्लास में हम पढ़ के आए फिजिक्स के पोर्शन में। अब यहाँ 11th में अगर बात करते हैं, 11th में फिजिक्स के पोर्शन में एंगुलर मोमेंटम भी आएगा। अब ये एंगुलर मोमेंटम की अगर मैं बात करता हूँ तो एंगुलर मोमेंटम किससे रिलेटेड है? सर्कुलर मोशन से। किससे रिलेटेड है? सर्कुलर मोशन से। अब तुम क्यों, सर्कुलर मोशन क्या होता है? एक सेंटर के अराउंड अगर कोई पार्टिकल मूविंग कंडीशन में है, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के सराउंडिंग में सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा है, जैसे अर्थ अराउंड द सन। अर्थ अराउंड द सन, इसको हम बोलेंगे सर्कुलर मोशन। या मैंने एक पत्थर को धागे से बांधा और उसको घुमा रहा हूं मैं। क्लियर है? एक पत्थर को धागे से बांधो और घुमाओ उसको, ये क्या अपने पास? सर्कुलर मोशन। या मैंने कहा एक बाइक या एक कार को हम किसी सर्कल में स्पीड से ऐसे मोड़ रहे हैं अराउंड है सेंटर, हम जब गाड़ी को मोड़ रहे हैं तो वो भी क्या अपने पास? सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में जो मोमेंटम है उसको हम कहते हैं एंगुलर मोमेंटम। द मोमेंटम विच इज यूज्ड इन सर्कुलर मोशन इज नोन एज एंगुलर मोमेंटम। क्योंकि पार्टिकल की डायरेक्शन स्ट्रेट लाइन नहीं है, पार्टिकल किधर मूव कर रहा है? अराउंड ए सेंटर। तो यहां जो हम मोमेंटम निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं, डिफाइन करते हैं, दैट मोमेंटम इज नोन एज एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम। यहां तक क्लियर है? 9th क्लास में मोमेंटम पढ़ के आए, P इक्वल्स टू m इंटू वी। मास इंटू वेलोसिटी इज नोन एज मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। अब सर्कुलर मोशन में एंगुलर मोमेंटम, और ये एंगुलर मोमेंटम कितना होता है? P एंगुलर लिख देता हूं, इक्वल्स टू m v और r। ये एंगुलर मोमेंटम कितना है? m v इंटू r। r यहां पर क्या है? रेडियस। या मैं कह दूं सेंटर और पेरिफ्री के बीच का डिस्टेंस। मैंने जो पत्थर लिया, पत्थर को लेके जब मैं ऐसे रोटेट कर रहा हूं तो मेरे हाथ और उस पत्थर के बीच में जो डोरी, जो धागा बंधा हुआ है ना, उसकी जो लेंथ है वो मेरे पास r है। अब बिकॉज ऑफ ये सर्कल है तो सर्कल के अंदर पेरिफ्री और सेंटर के बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? रेडियस। तो यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम में इस रेडियस का भी यूज होता है। तो पूरा फॉर्मूला बन गया अपने पास एंगुलर मोमेंटम का, मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस ऑफ द पाथ इन विच पार्टिकल रोटेट्स। क्लियर है? ये अपने पास क्या है? एंगुलर मोमेंटम। ये किसका पार्ट है? क्लासिकल मैकेनिक्स या क्लासिकल फिजिक्स, या मैं कह दूं सर्कुलर मोशन। फिजिक्स में इसको टर्म क्या बोलेंगे अपन? सर्कुलर मोशन। ज़्यादा
इससे ज़्यादा डिटेल अपने पास कहाँ आएगी, कौन देगा? फिजिक्स। फिजिक्स में ये कंप्लीट तुम्हारे डिटेल स्टडी में आएगा। मैं यहाँ इसको क्यों डिफाइन कर रहा हूँ? बिकॉज बोहर्स मॉडल में इस एंगुलर मोमेंटम पी एंगुलर MVR का यूज किया है। बोहर्स मॉडल यूज दिस टर्म एंगुलर मोमेंटम और दिस फॉर्मूला MVR is used by Bohr's model. So that's why we study this angular momentum. Is that clear? ये फॉर्मूला अपने लिए यूजफुल है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसका सुपरफिशियल इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। क्वांटम मैकेनिक्स की बात करें तो क्वांटम मैकेनिक्स में E इक्वल्स टू एनर्जी ऑफ फोटोन इक्वल्स टू अपन क्या पढ़ चुके हैं? h न्यू। क्लियर? तो बोर्स मॉडल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू मैकेनिक्स, टू डिफरेंट कंसेप्ट्स। द वन इज क्लासिकल मैकेनिक्स और क्लासिकल फिजिक्स एंड द सेकेंड कंसेप्ट इज क्वांटम मैकेनिक्स। इज दैट क्लियर? यहां से बोर्स मॉडल स्टार्ट होगा अपना। अब अपन पोस्टुलेट्स ऑफ बोर्स मॉडल को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट अपने को समझ में आ गया, बेस्ड ऑन प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। ये फर्स्ट पॉइंट। पोस्टुलेट्स की बात करते हैं। फर्स्ट पोस्टुलेट क्या है? अगर बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व around the nucleus in circular paths. Electron revolve around the nucleus in circular paths, which are known as orbits, shells, or stationary energy levels, or principal energy levels। तो याद करो 9th क्लास में इनको अपन ने क्या नाम दिया था? ऑर्बिट्स और शेल्स। और इनकी नेमिंग करी थी KLMN, और क्या बोला था इनको? 1 2 3 4। क्लियर? अब यहां मैंने एक टर्म यूज करी, स्टेशनरी एनर्जी लेवल्स। इस स्टेशनरी एनर्जी लेवल का मीनिंग क्या है? इट मीन्स एनर्जी ऑफ these
orbits or shells remains कांस्टेंट. स्टेशनरी मीन्स इनकी एनर्जी चेंज नहीं होती सर्कुलर पाथ की. नेक्स्ट पॉइंट, इनफाइनाइट सर्कुलर पाथ्स आर प्रेजेंट अराउंड द न्यूक्लियस. कितने? इनफाइनाइट. यहां कितने बना दूं मैं? इनफाइनाइट. इनफाइनाइट शेल्स और ऑर्बिट्स अराउंड द न्यूक्लियस. बट इलेक्ट्रॉन revolve in certain energy levels. कुछ में ही इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है. क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट, energy of electron in these shells or orbits remain constant. जब तक इलेक्ट्रॉन किसी एक गिवन शेल में रिवॉल्व कर रहा है, उसकी एनर्जी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी. ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज यही पॉइंट सेपरेट कर रहा है बोर्स मॉडल को रदरफोर्ड मॉडल से. या मैं कह दूं कि रदरफोर्ड का जो ड्रॉबैक था, उस रदरफोर्ड के ड्रॉबैक को ही बोहर मॉडल ने रिमूव करा बाय यूजिंग दिस स्टेटमेंट. The energy of electron in these shells or orbits, the energy of electron in these shells or orbits remain constant, not changes. जबकि बोर ने रदरफोर्ड ने क्या कहा था? रदरफोर्ड ने कहा था एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली डिक्रीजेस ड्यूरिंग रिवॉल्यूशन अराउंड द न्यूक्लियस. तो वहां रदरफोर्ड बोला कि एनर्जी डिक्रीज होगी, इसीलिए इलेक्ट्रॉन फॉल इनटू द न्यूक्लियस. बोर ने क्या बोला? इलेक्ट्रॉन रिमेन्स कांस्टेंट. अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट इन अ गिवन शेल, इट मीन्स फॉर इनफाइनाइट टाइम दैट इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस. इट मीन्स बोर्स मॉडल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में नहीं गिरेगा. इट मीन्स एटम कोलैप्स नहीं होगा. इट मीन्स एटम स्टेबल होगा. क्लियर है? एटम क्या हो गया? स्टेबल. व्हाई? बिकॉज इलेक्ट्रॉन नॉट लूज इट्स एनर्जी ड्यूरिंग रिवॉल्यूशन अराउंड द न्यूक्लियस. क्लियर? तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दीज शेल्स और ऑर्बिट्स रिमेन्स कांस्टेंट. दीज शेल्स आर ऑल्सो क्वांटाइज्ड. एक वर्ड यूज मैं कर रहा हूं, क्वांटाइज्ड. यहां क्वांटाइज्ड का मीनिंग क्या है? फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स. फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स मीन्स कि यहां अपने पास जो एनर्जी लेवल्स इलेक्ट्रॉन यूज कर रहा है, उनकी एनर्जी हमेशा सेम रहेगी या कांस्टेंट रहेगी. जो वैल्यू है किसी एनर्जी लेवल की जहां इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, उस सर्कुलर पाथ की एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहेगी, वो वेरिएबल नहीं होगी. इसलिए अपन यहाँ टर्म यूज करें क्वांटाइज्ड. ये शेल्स कैसी होती हैं? क्वांटाइज्ड शेल्स. क्वांटाइज्ड मीन्स द वैल्यू नॉट चेंजेस. नेक्स्ट पॉइंट, इफ इलेक्ट्रॉन चेंज इट्स शेल. अगर इलेक्ट्रॉन, यहां मान लेता हूं मैं इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, अगर ये इलेक्ट्रॉन अपनी शेल चेंज करता है, या तो यहां जाए या फिर यहां जाए. इफ इलेक्ट्रॉन
change its shell, then it emit or absorb energy in form of photon. If electron change its shell, अगर कोई इलेक्ट्रॉन कहीं भी है वो उससे हायर शेल पे या उससे लोअर शेल पे जाता है, हायर पे या लोअर पे, तो ही क्या होगा, उसकी एनर्जी चेंज होगी। और किस फॉर्म में वो एनर्जी इमिट या एब्जॉर्ब करेगा, फोटोन के फॉर्म में। क्लियर है? फोटोन टर्म कहाँ से यूज कर रहे हैं? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से। क्लियर है? यहाँ वर्ड आ गया अपने पास, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में जो वर्ड यूज करा था फोटोन। नेक्स्ट पॉइंट अपने पास है पोस्टुलेट का। ये जो एनर्जी इमिट या एब्जॉर्ब कर रहा है, इसको भी मैं डिफाइन कर देता हूं कि इफ इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल, then it absorb energy। अगर इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है? लोअर से हायर पे। इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है? लोअर से हायर पे। तो क्या करेगा? एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और लोअर से कहाँ जाएगा? हायर पे। इफ इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल, लोअर से कहाँ जा रहा है? हायर पे, तो क्या होगा? एब्जॉर्प्शन। तो इसका उल्टा बोलो क्या होगा? इसका उल्टा क्या हो जाएगा? इफ इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर टू लोअर एनर्जी लेवल, देन इट emit energy in form of photons। क्लियर है? अगर मैं कहूं बोर्स मॉडल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड गिवन शेल में ही रिवॉल्व करे जा रहा है, तो क्या उसकी एनर्जी चेंज होती है? नहीं। क्या वो एनर्जी इमिट करता है? नहीं। क्या एब्जॉर्ब करता है? नहीं। लेकिन अगर वो इस गिवन शेल से हायर एनर्जी पे जाएगा तो क्या करेगा? एनर्जी का एब्जॉर्प्शन, और फिर वहाँ जाके रिवॉल्व करेगा। क्लियर? हायर एनर्जी पे जाके रिवॉल्व करेगा बाय एब्जॉर्बिंग एनर्जी इन फॉर्म ऑफ फोटोन। और अगर हायर एनर्जी से कहाँ आता है? लोअर एनर्जी पे, तो क्या करेगा? वो एनर्जी इमिट करेगा किस फॉर्म में? फोटोन, एंड देन अगेन रिवॉल्व। क्लियर है? इलेक्ट्रॉन नेवर इमिट और एब्जॉर्ब एनर्जी इन अ गिवन शेल, बट इफ it jump from lower to higher or higher to lower, then it absorb or emit energy in form of photon। ये postulates समझ में आ रही है? सारी की सारी क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं पॉइंट की। जो मैंने कहा कि क्लासिकल मैकेनिक्स में सर्कुलर मोशन का जो एंगुलर मोमेंटम है, उस एंगुलर मोमेंटम को बोहर ने कैसे यूज किया, एंगुलर मोमेंटम की बात कर रहा हूं। तो अकॉर्डिंग टू बोहर,
एंगुलर मोमेंटम MVR is multiple integral of h upon 2 पाई, और मैं कह दूं MVR इज इक्वल्स टू N H अपॉन 2 पाई, वेयर N इज 1 2 3 4 1 2 3 4 5, ऐसा कुछ भी हो सकता है इस N का वैल्यू। क्लियर? नेचुरल नंबर 1 टू इन्फिनिटी, फ्रैक्शनल नहीं होगा। तो अकॉर्डिंग टू बोर्स postulate एंगुलर मोमेंटम MVR इक्वल्स टू NH अपॉन 2 पाई, इसको मैं कहूँगा इक्वेशन नंबर 1। कहाँ से ही postulate है, उसने ड्रॉ करें कुछ कंसेप्ट्स, उन्हीं कंसेप्ट्स में से ये कंसेप्ट लिया उसने। मैंने कहा था बोर्स मॉडल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू मैकेनिक्स, टू कंसेप्ट्स, वन इज क्लासिकल एंड सेकेंड इज क्वांटम। क्लासिकल में उसने एंगुलर मोमेंटम यूज़ करा, और क्वांटम मैकेनिक्स में से उसने प्लैंक्स कांस्टेंट H यूज़ करा। H क्या अपने पास? प्लैंक्स कांस्टेंट। और मैंने कहा गिवन शेल की जो एनर्जी है, गिवन शेल की एनर्जी कांस्टेंट है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होगा, तो उस इलेक्ट्रॉन का जो मास है, उसकी जो वेलोसिटी है, और वो न्यूक्लियस से जिस डिस्टेंस पे रिवॉल्व कर रहा है, उसका वैल्यू भी क्या आएगा? कांस्टेंट। और उस कांस्टेंट की वैल्यू किसके इक्वल होगी? NH अपॉन 2 पाई। H कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये सब क्या हो गया? कांस्टेंट किसी एक गिवन शेल के लिए। फर्स्ट शेल के लिए इसकी वैल्यू अलग होगी, सेकंड शेल के लिए अलग, थर्ड के लिए अलग, हर शेल के लिए एनर्जी अलग होती है, लेकिन वो एनर्जी कांस्टेंट होती है। उस शेल में अगर एनर्जी कांस्टेंट है, इट मीन्स उस शेल में इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम भी कांस्टेंट है। अगर उस शेल में इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है MVR, तो वो वैल्यू कितनी है उस कांस्टेंट की? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम विच इज अ कांस्टेंट वैल्यू इन अ गिवन शेल? इसको उसने डिफाइन करा, दिस वैल्यू MVR इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई। ये कांस्टेंट वैल्यू फॉर अ गिवन शेल। शेल चेंज करते ही ये चेंज हुआ क्योंकि यहाँ n मल्टीप्लाई में है। क्लियर है? नेक्स्ट अगर बात करते हैं बोर्स मॉडल में, नेक्स्ट पोस्टुलेट अकॉर्डिंग टू बोहर, अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन को कंसीडर करता हूं, तो बताना ये सिंगल इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली फिक्स डिस्टेंस पे, ये फिक्स डिस्टेंस मैंने ले ली R, कंटिन्यूसली इसके अराउंड रिवॉल्व होगा कि नहीं होगा? कंटिन्यूसली होगा। क्या ये न्यूक्लियस के पास आएगा? नहीं। क्या न्यूक्लियस से दूर जाएगा? नहीं। न्यूक्लियस के पास आ सकता था ड्यू टू अट्रैक्शन, न्यूक्लियस से दूर जा सकता है ड्यू टू सर्कुलर मोशन। न्यूक्लियस के पास क्यों आया? बोलो। तो मैंने कहा इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। और न्यूक्लियस पे कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज में क्या होता है? अट्रैक्शन। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के पास जाना चाहिए, जाना चाहिए। न्यूक्लियस पे प्लस, इलेक्ट्रॉन पे माइनस, प्लस और माइनस अट्रैक्ट ईच अदर, सो इलेक्ट्रॉन को धीरे 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 किसके पास आना चाहिए? न्यूक्लियस के। लेकिन बोहर के अकॉर्डिंग
this electron never change its shell without gaining or losing of electron. जब तक ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी या तो गेन नहीं करे या लूज नहीं करे, तब तक न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का बीच का जो डिस्टेंस है वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट. यहाँ अट्रैक्शन है, डिस्टेंस कम होना चाहिए, डिस्टेंस कम नहीं हो रहा. इसका रीज़न क्या है? तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस कंटिन्यूसली. तो यहाँ अपने पास सर्कुलर मोशन हो गया. whenever a particle revolve around other particle in circular path, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल, एक पार्टिकल ये रहा, एक पार्टिकल ये रहा, अगर ये पार्टिकल इस पार्टिकल के अराउंड सर्कुलर पाथ में कंटिन्यूस मोशन करेगा, देन दिस पार्टिकल विच रिवॉल्व अराउंड दिस सेंट्रल पार्टिकल, दिस पार्टिकल फील a force, this particle feel a force away from the nucleus which is known as centrifugal force. Centrifugal force. जब भी कोई एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के चक्कर लगाता रहता है तो क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट जो दूसरे ऑब्जेक्ट के अराउंड चक्कर लगा रहा है, ये ऑब्जेक्ट बाहर की तरफ एक फोर्स फील करेगा जो इसको हमेशा दूर लेके जाएगा, सेंटर से दूर. दैट फोर्स इज नोन एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. ये अपने पास क्या हो गया, टूवर्ड्स द सेंटर, सेंट्रीपिटल फोर्स. इसको मैं शॉर्ट में लूँगा, सेंट्रीपिटल को CP और सेंट्रीफ्यूगल को FCF. एक है सेंट्रीपिटल फोर्स, एक है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. अगर बात करते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स ड्यू टू अट्रैक्शन और ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. Electrostatic means between two charges. So the reason for the centripetal force, is electrostatic force of attraction or opposite charge. The reason for the centrifugal force is circular motion. The reason for the centrifugal force is सर्कुलर मोशन. सेंट्रीपिटल फोर्स का रीजन हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. तो ये इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के अराउंड कंटिन्यूसली रिवॉल्व हो रहा है इन अ गिवन शेल, इस पे दो फोर्स एप्लीकेबल है. इस पे दो फोर्स कौन कौन से हो गए, एक FCP और एक FCF. अब मैंने कहा कि अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल इलेक्ट्रॉन नेवर चेंज इट्स शेल विदाउट लूजिंग और गेनिंग ऑफ एनर्जी. इलेक्ट्रॉन जिस गिवन शेल में रिवॉल्व कर रहा है उसी शेल में रिवॉल्व करता रहेगा जब तक उससे या तो एनर्जी उसको दे नहीं दे या उससे निकाल नहीं ले. तो एक ही सर्कुलर पाथ में अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो इसका मीनिंग हो गया कि उसके ऊपर जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के इक्वल होगा कि नहीं होगा. क्लियर है? एग्जाम्पल मैं लेता हूं, अर्थ अराउंड द सन. तो अगर मैं बात करता हूं अर्थ अराउंड द सन, तो अर्थ और सन में क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स
और ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा होता है? अट्रैक्शन का। इसका मतलब अर्थ इस सन से अट्रैक्ट होके इसके पास जानी चाहिए, लेकिन हम क्या कहते हैं कि अर्थ इस सन के अराउंड कंटिन्यूसली एक गिवन पाथ में रिवॉल्व कर रही है। बोलो हाँ है ना? वाई? जबकि सन और अर्थ के बीच में क्या है? अट्रैक्शन। लेकिन फिर भी ये गिवन शेल में ही क्यों रिवॉल्व कर रही है? क्योंकि ये जो सर्कुलर मोशन हो रहा है किसका? अर्थ का। ये इस अर्थ के ऊपर एक फोर्स और लगा रही है जिसकी डायरेक्शन है अवे फ्रॉम द सन, अवे फ्रॉम द सेंटर, दैट इज नोन एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो टुवर्ड्स द सन सेंट्रीपिटल, अवे फ्रॉम द सन सेंट्रीफ्यूगल। तो वाई अर्थ इज एबल टू रिवॉल्व अराउंड द सन इन अ गिवन शेल? बिकॉज बोथ फोर्सेज आर इक्वल। अगर दोनों फोर्स इक्वल हो जाए, अर्थ के ऊपर जो अट्रैक्शन है, या मैं कह दूँ द फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर इज इक्वल टू द फोर्स अवे फ्रॉम द सेंटर इज सेम in magnitude but opposite in direction, then earth revolve around the sun in a given shell for infinity time. क्लियर है? इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी टाइम तक क्या कर सकता है? न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर सकता है। कब कर सकता है? जब दोनों फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दोनों क्या होंगे? मैग्नीट्यूड में इक्वल लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट। क्लियर? अब अगर मैं बात करता हूं इस सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू या फॉर्मूले की और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के फॉर्मूले की, तो ये दोनों ही फॉर्मूले अगर मैं बात करता हूं, सेंट्रीपिटल ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो इसका वैल्यू है k Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है इसका वैल्यू है mv स्क्वायर अपॉन R। ये तो आया इलेक्ट्रोस्टैटिक से, और ये अपने पास आया सर्कुलर मोशन से। अब ये कहाँ से आए, इनका क्या यूज़ है, ऐसा मैं क्यों लिख रहा हूँ, इनका करना क्या है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ये बोर्स पोस्टुलेट्स थी। अब थोड़ा सा मैथमेटिकल पार्ट है, इन इक्वेशंस को, इन फॉर्मूलेस को यूज़ करके, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।